हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हमारी जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर। और हमारी सेकंड बुक का नाम था, मैंने आपको बता दिया था, कौन सी? भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, हमारी जो दूसरी बुक थी उसका नाम था भारतीय राज्य व्यवस्था। इस बुक में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका जो चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय एवं उसके कारण। राष्ट्रीय आंदोलन के क्या कारण थे और उसका उदय क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन था क्या। देखिए, हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले क्या था कि हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कहीं पे किसी राजा का राज, कहीं पे किसी सल्तनत का राज, कहीं पे किसी नवाब का राज, तो टुकड़ों में बटा हुआ था। सब लोग अपने अपने राज्य में, कोई मराठा थे, कोई राजपूत थे, कोई दक्कन में थे, कोई सिर्फ अपने क्षेत्र में थे। तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे। उनके अंदर कोई एक कलेक्टिव भावना नहीं थी, जिसे हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं। एक देश की भावना, एक नेशनल की भावना, एक नेशन की भावना, एक राष्ट्र की भावना, ऐसी कोई भावना नहीं थी। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए ही लड़ते थे। जैसे कि मैं राजस्थान का, मैं पंजाब का, मैं हरियाणा का, मैं महाराष्ट्र का, सब ऐसे करते थे। लेकिन नेशनलिटी, जो राष्ट्रीयता होती है, उसकी कोई सोच नहीं थी पहले। ठीक है, तो ये सोच कब पनपी? ये सोच पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व में 17वीं 18वीं शताब्दी में पनपी। तो भारत में भी इसके बारे में जानने लगे लोग। तो ये भी सोचने लगे क्यों ना हम भी अपने सब लोग मिलकर एक अलग देश, एक पूरा देश इकट्ठा हो जाए, एक राष्ट्र बनाए। अपने छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटे पूरे जो छोटे छोटे राज्य उनको मिला के एक राष्ट्र बनाए। और राष्ट्र बनाने के लिए ये जरूरी था सबको इकट्ठा किया जाए, सबको साथ लिया जाए। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय। और एक इसके लिए इस राष्ट्र को इकट्ठा करने के लिए पूरे सब एरिया को इकट्ठा करके एक सिंबल के तले, एक झंडे के नीचे लाना, या एक एकता के सूत्र में बांधना, इसके लिए जो कार्यक्रम किए गए वो सभी क्या कहलाए? राष्ट्रीय आंदोलन कहलाए। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा कहलाया। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन एक्चुअली यही है कि पूरे के पूरे देश में जो अलग अलग जो अपने मत रखते थे, विचार रखते थे, अलग अलग क्षेत्र के लिए अपनी नेशनलिटी मानते थे, अपनी जन्मभूमि मानते थे, उनके लिए जो प्यार था वैसा ही प्यार पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए हो, ऐसा चाहना, ये था राष्ट्रीयता। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाना। उनको जैसे कि एक होता है ना कि आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। तो भारतीय के रूप में उसे ये पहचान दिलाना कि ये व्यक्ति भारतीय है। और पहले क्या होता था? पहले एक क्षेत्र विशेष तक ही व्यक्ति सीमित रहता था। उस सीमित व्यक्ति विशेष के क्षेत्र से राष्ट्र की तरफ ले जाना ही क्या था? राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट और है राष्ट्रीय आंदोलन से, कि हमारे देश में था अंग्रेजों का राज। जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस समय अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे। और ज्यादा से ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे वह चाहते थे कि हमारे देश के सभी लोग जो हर कोने में, वो इकट्ठे होकर हमारे देश के लिए कुछ करें और हमारे देश के लोगों को इकट्ठा करें। ठीक है, तो इसी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई 1957 के बाद के विद्रोह के बाद। और अगर सही मायने में मैं कहूँ तो इसकी शुरुआत होती है असल में 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। आपको पता है ना कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। तभी से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरीके से प्रसार बढ़ने लगा। लेकिन इसके अब बात करते हैं उदय के कारण। हम ये तो समझ लें कि राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है, इसका उदय कहाँ से हुआ,
उसका उदय हुआ है, क्या नाम है, 1885 के टाइम से, सही एग्जैक्ट माना जाए तो। और दूसरा अगर माना जाए तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद से। तो इसके उदय के कुछ कारण थे, ये क्यों हुआ, एक राष्ट्रीय आंदोलन क्यों आया भारत में। इसके वजह के सबसे पहली वजह तो ये थी कि 1857 का संग्राम, 1857 के संग्राम में सभी रियासतें, जितनी भी रियासतें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, वह अपने अपने क्षेत्र में लड़ी, वह इकट्ठी होकर नहीं लड़ी। यदि वह इकट्ठी होकर लड़ती, एक राष्ट्र के झंडे के नीचे होकर लड़ती, तो अंग्रेजों को उसी समय हरा दिया जाता। परंतु ये समझ में आ गया कि इनको हराना, बारी बारी से एक एक करके इनको हराना आसान नहीं होगा। इनको हराने के लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए क्या जरूरी है कि हम एक राष्ट्र के तले आए। तो 1857 के संग्राम की विफलता ने हमें ये सिखाया कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। दूसरा है राजनीतिक एकता की स्थापना। देखिए हमारे देश में उस समय तक जो शासन व्यवस्था थी, अंग्रेज जिस प्रकार के प्रशासन चलाते थे, जिस प्रकार से शासन करते थे, उस शासन के लिए जरूरी था कि भारतीयों के अंदर भी एक प्रकार की राजनीतिक एकता स्थापित हो। राजनीतिक एकता की स्थापना। उस टाइम पे भारत में राजनीतिक एकता की बहुत कमी थी, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र तक सीमित थे और कोई ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी जो भारत के राजनीतिक हितों को अंग्रेजों के सामने रख सके। और उस समय फिर क्या एक ऐसी कौन सी पार्टी बनकर आई, ऐसे 1885 में पार्टी बन के आई जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में उस राजनीतिक एकता का परिचय देना शुरू करा और जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। एक और बात, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। उस समय हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के काम चल रहे थे। हमारे देश में जितने भी धार्मिक रूप से जो हमारी प्रॉब्लम्स थी या सामाजिक रूप से हमारे सामने जो कुरीतियां थी, उन सबके उद्धार के लिए, उन सबको मिटाने के लिए कई प्रकार के पुनर्जागरण कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। चाहे वह क्या नाम है, रामकृष्ण मिशन के द्वारा चलाए जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद के द्वारा चले जा रहे थे, या अन्य महापुरुषों के द्वारा चलाए जा रहे थे। और इसके साथ ही ऐतिहासिक अनुसंधान भी इसके राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों में गिना जाता है। जैसे कि देखिए, इतिहास ये बताता है कि जब जब हम टुकड़ों में रहे हैं, हमारे ऊपर विदेशी ताकतों ने हुकूमत की है। इसलिए ये जरूरी था कि हमें राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध जाना, सभी लोगों को, सभी क्षेत्र के राजाओं को या सभी क्षेत्र के निवासियों को एक ऐसी राष्ट्रीयता के में पिरोना जिससे कि हम एक ताकत बन जाएं और कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचे। तीसरी अगली एक और बात थी पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब यह है कि भारतीयों को अंग्रेजों ने शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया, शिक्षित करना स्टार्ट कर दिया। वजह तो ये थी कि अंग्रेजों को क्या चाहिए थे, अंग्रेजों को चाहिए थे बाबू। अभी बाबू कौन सा है, ये बाबू है क्लर्क वाला, ठीक है, कुछ और मत समझना, क्लर्क वाला बाबू है ये। ऐतिहासिक पाश्चात्य शिक्षा का मतलब था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षा दी, वेस्टर्न शिक्षा दी, और उसका उनको बस ये चाहते थे अंग्रेज कि भारतीयों को हम इतनी शिक्षा दे दें कि उनसे क्लर्क का काम लिया जा सके, बाबू का काम लिया जा सके। लेकिन कुछ ब्रिलियंट लोग थे जिन्होंने क्या नाम है उस शिक्षा को लिया और उस शिक्षा को लेने के बाद पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया। सॉरी, इस शिक्षा को लेने के बाद पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया और पाश्चात्य शिक्षा में उन्होंने लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, समानता जैसी चीजों को देखा और अपने लिए भी वही मांग करने लगे, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। और फिर उसके बाद आता है भारतीयों का विदेश गमन। जब कुछ भारतीय जो समृद्ध थे उन्होंने क्या काम करा, पश्चिम के देशों में जाकर, स्पेशली यूरोप के देशों में जाकर शिक्षा लेना स्टार्ट कर दिया और वहां जाकर देखा कि वहां तो बड़ी अच्छी किताबें, अच्छी नॉलेज है और अच्छी फ्रीडम है। तो उन्होंने यही चीज भारत के लिए भी मांगना शुरू करा, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करी। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य का विकास। इससे पहले भारत में क्या नाम है, भारतीय समाचार पत्र कम ही थे या नहीं थे, और उनका और भारतीय जो साहित्य था वो भी कम ही छपता था। लेकिन अब
अब तक, लेकिन अब तक इस दौर तक, क्या नाम है, 1885 के दौर तक, इस 1885 के दौर तक बहुत सारी प्रेस लग चुकी थी, यानी बहुत सारी क्या नाम है, जो अखबारों की जो प्रेस है वो लग चुकी थी, और उसमें भारतीय विचार छपते थे, भारतीय समाचार पत्रों में भारतीय विचार छपते थे, और भारत का जो साहित्य था उसका प्रसार किया जाता था, जिससे लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक भावना उमड़ी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में काफी सहायक सिद्ध हुई। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक असंतोष। अंग्रेजों की जो नीतियां थी भारत में, वह इस प्रकार की थी कि भारतीयों का शोषण हो रहा था और भारत का भी शोषण हो रहा था। उन्हें कोई आर्थिक रूप से फायदा नहीं हो रहा था, सारा का सारा फायदा इंग्लैंड की तरफ ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो इस आर्थिक असंतोष ने भी ये जन्म दिया कि यदि हम राजनीतिक रूप से सशक्त हो जाएं और भारत की सत्ता पर एकाधिकार कर लें, या भारत की सत्ता पर काबिज हो जाएं, तो हम इस प्रकार की नीतियां बनाएंगे जिससे कि आर्थिक कॉन्सेप्ट हमारे फेवर में है, आर्थिक नीतियां हमारे फेवर में आए। जिसके लिए जरूरी था, क्या नाम है, राजनीतिक एकता के लिए जरूरी था क्या, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन को इस चीज से भी बल मिला। आर्थिक, यानी कि आर्थिक कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ होते हैं वो जल्दी शामिल होते हैं। तो इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो है भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखना। देखिए यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा तो दे दी, पाश्चात्य शिक्षा देने के बाद क्या काम लिए जाने लगा, सिर्फ क्लर्क का। ठीक है, लेकिन क्लर्क का काम लिए जाने के बाद कुछ तो ब्रिलियंट थे, वो लोग कहाँ जाते थे, वो लोग जाना चाहते थे बड़े पदों पे, आईएएस जैसे पदों पे, उस टाइम आईसीएस होता था, लेकिन उन पदों पर उन्हें जाने से रोका जाता था किसी न किसी बहाने से। ठीक है, ऐसे ही एक नाम है रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर का, उन्हें इस पद पे जाने से रोक दिया गया। क्यों, उन्हें घुड़सवारी नहीं आती थी। तो कुल मिला के वो कुछ इस प्रकार के कानून बनाते थे, उस प्रकार के नियम बनाते थे जिससे कि वह इन पदों से दूर रह सके। इस वजह से भी भारतीयों को अंग्रेजों से नफरत होने लगी और वो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होने लगा और वो वहां पर जाकर सक्रिय भूमिका निभाने लगे राष्ट्रीय आंदोलन में। जातीय भेदभाव की नीति, जाति नस्ल भेदभाव की नीति। अंग्रेज भारत में रहने वाले भारतीयों से पहले तो ठीक ठाक से बात करते थे, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद उन्हें जंगली और हबसी कहने लगे और उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करने लगे। हालांकि पहले भी कोई खास अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन इसके बाद कुछ ज्यादा ही करने लगे। इससे क्या, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में एक खाई पट गई और वह खाई कभी भरी नहीं और एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़ती गई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। ठीक है, तो ये था आपका राष्ट्रीय आंदोलन और उसके कारण। इससे अगले का हिस्सा या अगला पार्ट या अगला लेसन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।